हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी में। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो डिस्कस की थी 8th क्लास की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था अतीत के बारे में, यानी हिस्ट्री के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी ऑफ इंडिया, जहां पर हम पढ़ेंगे भारत की राजनीति। तो बिल्कुल डीपली चलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो जानते हैं सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, भारत आज़ाद हो गया था। उसके बाद हम शुरू से ही तानाशाही के बने हुए थे, राजे महाराजे हम पे राज किया करते थे। और जहां हमें क्या पड़ी, एक कॉन्स्टिट्यूशन की लोड़ पड़ी, संविधान की। अब सबसे पहले संविधान की कुल 11 बैठक हुई हैं, और संविधान की जो पहली बैठक है 1946 में हुई थी। और इसके बाद एक मसौदा कमेटी बनी, जिसके लीडर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तैयार हुआ, जो 1949 में हुआ। उसके बाद 26 को, जो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। अब सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि संविधान जब बन के तैयार हुआ उस टाइम उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उस टाइम उसमें 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। और कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। और ऐसा कहा जाता है, जब संविधान तैयार हुआ उस टाइम इंडिया के जो अस्थायी थे और स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो अस्थायी थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बेटा, संविधान किसे कहा जाता है। संविधान वो रिटन सोर्सेज है जो हमें, जो भारत की राजनीति कैसे चलेगी उसके बारे में बताता है, या वो लिखित दस्तावेज जिसके साथ भारत का शासन प्रशासन चलाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्टली 3 बॉडीज काम करती हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्य जो कार्यपालिका होती है उस पर कार्य करती है, और न्यायपालिका उस पर न्याय करती है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है हमारी जो लोकतंत्र की सरकार है। लोकतंत्र की सरकार है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, जिहदे विच असीं खुद चुनते हैं, जिहड़ा अपना लीडर हुंदा है, जिवें CM चुनते हैं असीं। तो लोकतंत्र लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। यह जिहड़ी गल है वो अब्राहम लिंकन ने कही सी। अब उसके बाद बात करते हैं हमारी संसद की, पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के कुल कितने सदन हैं? 2। अगर आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट के अंग कितने हैं, तो वो 3 हैं। एक में बेटा राज्यसभा, एक में लोकसभा, एक में राष्ट्रपति। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्थायी सदन कौन सा है, तो राज्यसभा, और अस्थायी पूछा जाए तो लोकसभा। और जो ऐसा कहा जाता है कि जो इस पार्लियामेंट का है ना, किस आर्टिकल में 79 में हमारी संसद का वर्णन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और उसके बाद बात आती है अलग अलग चीज़ों से, अपने जो देशों का संविधान से अलग अलग चीज़ें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की है। फिर हमने जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक अधिकार हैं, वो हमने कहाँ से लिए? USA से। तो इन चीज़ों से हटकर अगर बात करें हम हमारे फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार, सबसे पहले तो हमें कुछ अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए कुछ अधिकार दिए हैं सरकार द्वारा, जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम इक्वालिटी की, समानता का अधिकार। अब कानून की नज़रों में हर एक वो इंसान क्या है? समान है। उसको किसी भी तरह का नस्ल, लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके नज़रों में? कानून के नज़रों में। अब आपको पता है जो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक है बेटा। उसके बाद जो आता है हमारा इंडिपेंडेंट व स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, हम हर एक चीज़ में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। चाहे न्याय की बात हो, काम करो अपने हिसाब से, आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं होगा सरकार का। अब हमें स्वतंत्रता कहाँ तक है, इंडिपेंडेंट हम कब तक है? किसी दायरे में रहकर या कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि आप सुबह बैंक में गए, तो आप पे 4 बजे तक का टाइम है, आप इंडिपेंडेंट है, वहां पर बैठो, पैसे कढ़ाओ, गिराओ, कुछ भी करो, आप इंडिपेंडेंट हो। अगर बात करें, अगर आप रात को जाओगे तो वो क्या होगा? कानून के खिलाफ होगा। उसके बाद आप पे कार्रवाई होगी और आप पे मार भी पड़ सकती है। कौन है ये? तो क्योंकि चोरी का हो गया।
उसके बाद आप पे है क्या, जो धर्म से रिलेटेड अधिकार है, धार्मिक अधिकार। इसमें क्या होगा, आप अपनी हिसाब से कोई भी धर्म अडॉप्ट कर सकते हो, या वो हिंदू हो या ईसाई हो, सिख हो, कुछ भी धर्म हो, अपने हिसाब से वो अडॉप्ट कर सकते हो आप में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं की जाएगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप सिख धर्म अपनाते हो तो आपको सिख धर्म के जो चिन्ह है उनको अपनाना पड़ेगा, आदि ग्रंथ का क्या करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा। अगर आप मुस्लिम बनते हो तो आपको कुरान शरीफ पढ़नी होगी, रोजे रखने होंगे, जक़ात देना होगा। हिंदू है, हिंदू देवताओं की पूजा करनी होगी, लेकिन वो भी किसी दायरे में रह के करनी होगी। उसके बाद आता है हमारा जोन सा है शोषण का अधिकार। अब देखो बेटा, शोषण क्या होता है, जब किसी का शोषण किया जाए या उसका कोई और काम हो, उसके लिए कोई और काम दिया जाए, वो होता है उसका शोषण करना। सपोज करो कोई साइंस का टीचर है, अगर उसको स्कूल में कहीं पे भी वो टीच कर रहा है प्राइवेट मैटर में, तो प्राइवेट अगर वो साइंस टीच कर रहा है तो ये नहीं है कि हम उस पर मैथ का भी सब्जेक्ट उस पर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी उस पर पढ़ाएंगे, ये तो उसका जरा सा शोषण हो गया। आप कम टाइम में या कम, आपको पता है कोई भी फैक्ट्री में काम करता है, उससे उससे 8 घंटे काम करवाया जाए और उसको तनख्वाह कम दी जाए, तो उसका भी ये क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। किसी भी तरह का ट्रीटमेंट किया जाए, जबरदस्ती करवाई जाए, तो उसका शोषण किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा राइट टू एजुकेशन, यानी एजुकेशन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अब आपको पता है 8वीं तक की शिक्षा जो है मुफ्त दी जाती है, और हमें बिल्कुल भारत के हर एक नागरिक को पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद एक और हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, जो हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार इसीलिए हटा दिया गया, अगर आपकी कोई भी जमीन जायदाद है ना, अगर सरकार के मैटर में आती है और सरकार क्या करेगी, उसको जमीन पे अपना हक जता सकती है, लेकिन सरकार आपको 3 गुना देगी उस जमीन का। फिर बात आती है बेटा हमारे जो लास्ट है संवैधानिक उपचार। अगर संविधान के किसी भी राइट्स में किसी प्रकार की दिक्कत लगती है तो सरकार उसमें शोध कर सकती है, यानी उसका सेटलमेंट कर सकती है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो यूएसए से लिए गए थे। उसके बाद बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी जो हमारे कर्तव्य हैं। अब सबसे पहला तो हमारा कर्तव्य यही है बेटा, हमारे देश के लिए रक्षा करना, देश का सम्मान करना, देश के जो राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान करना, झंडे का सत्कार करना, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका सही से प्रयोग करना, उसमें किसी प्रकार का कुछ मतलब नष्ट ना करना। ये होते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। पिछले डीपली नहीं पढ़ा था, हम पढ़ेंगे अब राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। जो राज्यसभा है उसमें ज्यादातर क्या होता है, जो राज की सभा है उसको राज्यसभा कहा जाता है, और जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है वो लोकसभा है। इसके जो मोस्टली कार्यकाल होता है, लोकसभा का 5 साल होता है और राज्यसभा का 6 साल होता है बेटा। अलग अलग आर्टिकल में इसके बारे में लिखा होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि उसके लिए योग्यता क्या होती है। एक तो बेटा वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी तरह का वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये है नहीं भाई मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं है या अच्छा उसको ज्ञान नहीं है, और उस ऊपर से क्या होना चाहिए, वो एक सूझवान नेता होना चाहिए, उसको अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए, उसको अच्छा वे से पता होना चाहिए हर एक का। उसके लिए क्या होता है, वो राष्ट्रीय पद पे नियुक्त रह सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है क्या है, वो किसी भी लाभदायक पद पे नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको पता होगा एक तो राष्ट्रपति काल होता है, एक आप जब हम हटाते हैं ना राष्ट्रपति को, उस पर लगाते हैं अपीचमेंट यानी महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं बेटा हम जो हमारा प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के भी लिए यही सेम बेटा सिचुएशन होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी तरह के पद पे नहीं होना चाहिए, लोकसभा के अध्यक्ष इसको चुनते हैं, उसके बाद इसकी जो प्रक्रिया है हौली हौली स्टार्ट होती जाती है। उसके बाद बात करें हम बेटा फंडामेंटल ड्यूटी होगी, फंडामेंटल राइट्स हो गया, आपका पीएम हो गया और राष्ट्रपति हो गया। अब बात आती है लोकसभा के बीच में आने वाली रुकावटें, कि लोकसभा क्यों जरूरी है और लोकतंत्र में इसमें डिफरेंस क्या है। जब बेटा लोग चुनते हैं ना सरकार को, तो अलग अलग चीज में कंडीशन रखी जाती हैं। अब देखो लोकतंत्र के रास्ते में आने वाली रुकावटें क्या है, तो बेटा बेरोजगारी होगी,
एक बीमारी होगी, अनपढ़ता होगी, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं इसमें, रुकावट है, लोकतंत्र की सरकार नहीं बना पाते हम। उसके बाद जो इसको सफल करने की कुछ जो कंडीशंस हैं, जो जिसमें क्या है, सूझवान नागरिक होना चाहिए, उसको देश की सेवा के प्रति वो सूझवान होना चाहिए, अच्छी वे में माइंड काम करता होना चाहिए, किसी प्रकार का उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वो होना चाहिए, उसमें डिसीजन लेने की काबिलियत होनी चाहिए। ये चीज़ें मैटर करती हैं जो हमें सक्सेसफुल बनाती हैं लोकतंत्र को। अब इतनी डिस्कशन होने के बाद मोस्टली आपके जितने भी लेसन थे वो क्लियर हो चुके हैं। और उसमें मोस्टली क्या होता है, दो तरह के क्या आते हैं बेटा, मुकदमे आते हैं, एक होते हैं सिविल, एक होते हैं फौजदारी। अब मैं आपसे एग्जांपल लूँ, अगर आपके किसी के साथ कोई लड़ाई होती है, नॉर्मल थप्पड़ परेड होती है, आपका किसी प्रकार का कोई भी अंग नहीं कटता, वो कौन से आएंगे भाई, सिविल। किसी प्रकार का जैसे तलाक हो गया, किसी तरह का कुछ भी नॉर्मल झगड़ा हो गया, वो आएगा सिविल के अंदर। अब फौजदारी मुकदमे होंगे जहां पर खूनी मुकदमे होंगे, किसी तरह की लात काट दी जाएगी, गर्दन काट दी जाएगी, ये बेटा आएंगे फौजदारी मुकदमे, जिनका सारा का सारा कौन काम करता है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन छोटे मुकदमे कहाँ पर निपट जाते हैं, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थित है ना, ठीक है ना। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। अब बात क्या होती है, न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय करने का होता है काम, उसका किसी भी प्रकार का वो उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो सबकी सुननी चाहिए उसको। किसी भी तरह की जात की ये नहीं है कि वो एससी की कम सुनेगा या जर्नल की ज़्यादा सुनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्टली उसका डिसीजन होना चाहिए, वो किसी तरह की रिश्वत ना लेती हो, डिसीजन मेकर हो, या अच्छा डिसीजन लेती हो और अच्छी तरीके से फैसला सुनाती हो। मे भी आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और आपको सिर्फ कहने का मतलब मैंने ये समझाया आपको कि बेटा आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होना चाहिए, कैसे आप इसको पॉलिटी को टारगेट करोगे। फिर भी कोई आपको कोई दिक्कत लगे लेसन में, बेटा कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना लेसन। और मोस्टली मैं आपके लिए लेके ही आता हूँ, हर एक तरह की मैं कोशिश करता हूँ बेटा आपका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर भी बेटा अगर कोई कमी रह जाती हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करो वीडियो, क्योंकि हमें बेटा सपोर्ट की लोड होती है, तभी हमारा जो आगे बढ़ेंगे और आपको अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। तो मैं भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो बेटा कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। अगर आपको पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जाके देख लीजिए। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।